तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। नमस्कार, आबो प्लेनेट मुंगेर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का क्लास हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आधुनिक भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। इससे क्रांतिकारी गतिविधियां, और अक्सर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार सारा कंफ्यूजन दूर करके साथ में मिलकर पढ़ते हैं भारत में क्रांतिकारी गतिविधि, और 2 से 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो सीधा बनाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। देखिए, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां है ना, पहली बात तो समझिए कि स्टार्ट क्यों हुई। देखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां 3 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब 3 क्लासिफिकेशन कर देते हैं इसका। पहला है प्रथम चरण, 1907 से लेकर 1917 तक, गांधी जी के आगमन तक। उसके बाद फिर गांधी जी असहयोग के बाद फिर क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट होंगी, और ये होंगी द्वितीय चरण। 1922 से जब गांधी जी का सहयोग आंदोलन समाप्त होता है, उसके बाद भगत सिंह के तक 1931 तक हम लोग द्वितीय चरण देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का। और एक जो चरण इंपॉर्टेंट है ना, ये भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं। भारत से बाहर, विदेशों में, भारत की आजादी के लिए। तो भारत से बाहर, भारत से बाहर होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, टाइम ज्यादा, आपका ज्यादा टाइम ना लें, इसलिए हम कुछ कुछ लिख के लाए हैं फोटोज के साथ, ताकि आपको देखने में, समझने में, याद करने में बहुत अच्छा फील हो। देखिए, एक बार हम क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं तो पहला चरण है 1907 से 1917। देखिए, 1907 से 1917 क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि आप देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को तो प्रभावी हो गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को ही, और उससे पहले ही अगस्त में 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन इतना ज्यादा भारत में प्रभावी नहीं हो पाया, इसीलिए आप देखेंगे बंगाल विभाजन तो हो गया। इसलिए बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जो उदारवादियों द्वारा चलाया गया था, उनकी असफलता के कारण भारत में क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए। पहला बात हमने लिखा उदारवादियों की असफलता। दूसरा हमने लिखा सरकार की दमनकारी नीतियां। सरकार भी ऐसी नीति बनाती थी कि सरकार को मतलब ही नहीं है, मतलब लाठी चार्ज, ये सब तो अंग्रेजों का था ही। और तीसरा देखेंगे युवा राष्ट्रवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युवाओं में क्या रहता है, युवा राष्ट्रवादी हमेशा सोचते थे कि जल्दी से हमें रिजल्ट मिले, तो तुरंत परिणाम की अभिलाषा रखने वाले युवा राष्ट्रवादियों ने, रूस में क्रांति हो चुकी थी 1917 में, आपको पता है। आयरलैंड में उस समय से क्रांतिकारी आयरलैंड में चल ही रहे थे, तो इन घटनाओं से प्रेरित होकर युवा राष्ट्रवादियों ने क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने का कोशिश किया। अब हम लोग देखेंगे कि पहला क्रांतिकारी आंदोलन कहां स्टार्ट हुआ। देखिए, विद्रोह समिति की रिपोर्ट है 1916 में आई है। तो विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहली क्रांतिकारी गतिविधि महाराष्ट्र में देखने को मिली, रामोसी कृषक आंदोलन। ये कृषक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, लेकिन इन किसानों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। इन किसानों ने अंग्रेजों को लूटने का काम किया था। इन किसानों ने कई हत्याएं करने की कोशिश करी थी। इसीलिए इसी को, आज ये किसान के नेता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसान आंदोलन को जो 1879 से चला है, 1890 में अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक इसका दमन कर दिया। बर्बरतापूर्वक इसका दमन किया। और लेकिन अंग्रेज भी ये मानते हैं, और इतिहासकार भी इस बात पर कुछ हद तक सहमत ही हैं, कि भारत में पहली क्रांतिकारी गतिविधि महाराष्ट्र से शुरू हो गई है। हालांकि 1870 से ही बंगाल में भी शुरू हो गई थी, आगे देखेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को एकजुट करने के लिए सबसे पहले तो गणपति उत्सव मनाना स्टार्ट किया। गणपति उत्सव इन्होंने ही मनाया है। आज जो गणपति उत्सव मनाते हैं ना पूरे भारत में, पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाया। और गणपति उत्सव के साथ साथ ये शिवाजी त्योहार लिखा गया, शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव
शिवाजी महोत्सव की भी स्टार्टिंग करी इन्होंने, और शिवाजी पे तो कई सारी किताब भी लिखी, अपनी पत्रिका। देखिए इनकी दो पत्रिका थी, केसरी और मराठी। इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि मराठी मराठा भाषा में, मराठी भाषा में नहीं है, मराठी मराठी में नहीं है, ये इंग्लिश में है, केसरी मराठी भाषा में। यह इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका है, मराठी और केसरी। मराठी इंग्लिश में है, केसरी मराठी भाषा में है। और केसरी में ही बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी के बारे में लिखा था, जिनको पढ़कर इनके जो शिष्य हैं, कई सारे शिष्य महाराष्ट्र में बन गए। और इनके 3 शिष्य मेन हैं जिनको चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं। ये चापेकर बंधु, आपने एक फिल्म भी देखी होगी चापेकर ब्रदर्स के नाम से, खैर नहीं भी देखे तो समझिए चापेकर बंधु क्या। चापेकर बंधु बाल गंगाधर तिलक के ही शिष्य हैं, बीजीटी के डिसाइपल्स, शिष्य। इतना शानदार उनकी पत्रिका से ये प्रभावित हुए, उनके शिष्य बन गए। देखिए इंपॉर्टेंट बात हम आपको समझा दें कि आपको तो याद होगा 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ। कांग्रेस का स्थापना पहले होना था पुणे में, लेकिन हुआ कहां? बंबई में। क्यों? क्योंकि पुणे में फैल गया था प्लेग। 1885 से ही पुणे में प्लेग फैला था, लेकिन प्लेग कंट्रोल या नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने पूना प्लेग समिति बनाया, जिसके की प्रधान या कमिश्नर कह सकते हैं, कमिश्नर रैंड थे। और इनके साथ जो लेफ्टिनेंट एयर्स्ट काम कर रहे थे, इन दोनों ने तो एकदम भारी अत्याचार मचा के रख दिया। लेफ्टिनेंट एयर्स्ट और कमिश्नर रैंड, ये दोनों भारी अत्याचार मचा रहे हैं। ये रात रात को किसी गांव में चले जा रहे हैं, रात रात को किसी के घर के अंदर छापेमारी कर रहे हैं प्लेग के नाम पर। साथ साथ ये भी कहने लग रहे हैं कि जो गांव में प्लेग हो गया है, उस गांव से ना कोई बाहर आएगा ना कोई अंदर जाएगा। इतना ज्यादा अत्याचार ये करने लग रहे हैं। और जब ये देख रहे हैं, और इनके ही अत्याचार के परिणाम स्वरूप चापेकर बंधु फॉर्म में आए। तीनों भाई हैं, नाम है दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तो दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये तीनों भाई हैं। और इन तीनों के घर में भी छापा पड़ा है। ये तीनों फॉर्म में है, खुद बाल गंगाधर तिलक के शिष्य हैं, आप समझ रहे हैं। आई तीनों ऐसा फॉर्म में आए कि इन तीनों ने कमिश्नर एयर्स्ट और कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट पर हमला कर दिया। देखिए ये कहानी 22 जून 1897 की है। 22 जून 1897 वही दिन है जब पूना के ही बात कर रहे हैं, पूना में, जब पूना में एक गवर्नमेंट स्कूल है और पूना गवर्नमेंट विद्यालय में 22 जून 1857 को महारानी विक्टोरिया का डायमंड जुबली ईयर मनाया जा रहा है, समारोह मनाया जा रहा है। महारानी विक्टोरिया नहीं आई है, लेकिन उनका डायमंड जुबली, उनका राज्य मुकुट जो पहना था उन्होंने, तो उनका डायमंड जुबली हो गया, 25 वर्ष पूरे हो गए थे। तो 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में डायमंड जुबली में कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स भी मौजूद है, समारोह मनाया जा रहा है। जैसे समारोह मना के लौट रहे हैं कि टारगेट में चापेकर बंधु लिए कि निकलो तुमको समझा दें। और आप देखेंगे कि जैसे ही समारोह से बाहर आए कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स, दोनों पर हमला कर दिए। एयर्स्ट का तो स्पॉट डेथ हो गया, ये तो वहीं समाप्त हो गया, स्पॉट डेथ। लेकिन कमिश्नर रैंड का स्पॉट डेथ नहीं हुआ। हालांकि 3 जुलाई को इनका भी डेथ हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। 3 जुलाई 1897 को इनका डेथ हुआ। ये याद नहीं रखना, जो लिखे हैं बस वही याद रखना है आपको। 22 जून 1897 की घटना है। और दोनों पर चापेकर बंधु जो सताए गए, ये देख लीजिए, चापेकर बंधु यही हैं। इनके द्वारा आक्रमण किया गया और कमिश्नर रैंड, लेफ्टिनेंट एयर्स्ट पर, एयर्स्ट की स्पॉट डेथ हो गई, वहीं मर गए। और 3 जुलाई 1897 को कमिश्नर रैंड भी चल बसे। लेकिन कुल मिला के इन तीनों को फांसी भी हो गई। जब इन तीनों को फांसी हो रही, जब पकड़े पुलिस ने पकड़ा, तो देखो यहां एक और प्रॉब्लम है। पुलिस पकड़ी है तो चापेकर बंधु से पुलिस पूछ रही है कि काहे मारा? बहुत दिन से प्लेग पर हम कमिश्नर बुलाए थे, लेकिन तुम आज क्यों मार दिया? यही लोग भी कह रहे हैं कि तुम बहुत दिन से अत्याचार कर रहे थे। अचानक 1896 में हमने बाल गंगाधर तिलक के केसरी में शिवाजी पर लिखी कविता पढ़ी और फॉर्म में आ गए कि जब शिवाजी अकेले पूरे औरंगजेब के साम्राज्य को हिला सकते हैं, तो हम क्या अंग्रेजों के साम्राज्य को नहीं हटा सकते? और जैसे ही अंग्रेज ने सुना, अंग्रेज ने कहा अच्छा तो बाल गंगाधर तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया कि तुम कविता कैसे लिख दिया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भैया हम लिखे, कविता ही लिखे, इसमें ऐसा क्या हो गया?
शिवाजी पर कविता लिखे, सच्ची जीवनी, लेकिन इसको देशद्रोह के आरोप में सजा हुआ, 18 महीने का जेल हुआ था। 18 महीना मतलब 1.5 साल, 18 माह का जेल हुआ। और क्यों, अब देखिए, आप खुद सोचिए, कविता लिखे हैं और कवि को जेल हो गया। शिवाजी पर एक कविता लिखे, इनको जेल हो गया। पूरे भारत में बाल गंगाधर तिलक के जेल जाने को लेकर सबने विरोध किया कि अंग्रेजों का यह बहुत गलत डिसीजन। इतना भारत में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि लोगों में मान्य हो गए, और उसी दिन से इनको उपाधि मिली लोकमान्य की, और ये बन गए बाल गंगाधर तिलक। क्या बन गए? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल, ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन यूपीएससी का आया हुआ है। हम क्वेश्चन भी करवा देंगे, आप कहेंगे तो एक वीडियो में सारा क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चन ये आया हुआ है, शायद यूपीपीसीएस का आया हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस उपलक्ष्य में मिली? किसानों के नेता के रूप में, महिलाओं के नेता के रूप में, क्रांतिकारी? तो क्रांतिकारी के रूप में मिली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, महाराष्ट्र में ही ये 1899, ये डेट देखिए, 1899। 1899 में महाराष्ट्र के नासिक में, देखिए नासिक समझ रहे हैं आप, यहां नासिक, इधर पुणे है, सॉरी इधर तो नागपुर हो गया, इधर पुणे है और इधर बंबई है। नासिक की बात करें, नासिक की, नासिक में 2 भाई हैं, एक का नाम है विनायक और एक का नाम है गणेश। दोनों गणेश जी का नाम है। एक का नाम विनायक दामोदर सावरकर, एक का नाम गणेश दामोदर सावरकर। और यही है हमारे विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीडी सावरकर भी लिखते हो या वीर सावरकर भी लिखते हो। विनायक दामोदर सावरकर मेजनी, इटली। जब आप पढ़ेंगे कभी, विश्व इतिहास में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, या मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर क्लास लूंगा विश्व इतिहास की। इटली में जब पहली बार इटली का एकीकरण की बात हो रहा था, तो इटली में वहां सबसे जो इटली के एकीकरण के अग्रदूत माने जाते हैं वह है जोसेपे मेजनी। और मेजनी से बहुत प्रभावित है, ये मेजनी से बहुत प्रभावित है, इतना प्रभावित है कि मेजनी पर जीवनी भी लिखे। और मेजनी ने इटली में यंग इटली नाम की संस्था बनाई थी। मेजनी ने इटली में बनाई थी यंग इटली, और इटली में ये संस्था जो मेजनी ने बनाई थी, ये गुप्त संस्था थी। इंपॉर्टेंट है, गुप्त संस्था, छिपी हुई संस्था, सरकार से परे रहेगा। और मेजनी के ही गुप्त संस्था यंग इटली के तर्ज पर विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त संगठन मित्र मेला बनाया। इंपॉर्टेंट है, मित्र मेला। आप देखेंगे कि मित्र मेला बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। 1899 से 1904 आ गया, अभी तक इसमें मात्र 208 सदस्य हो पाए। इस सब सदस्य जब मिले एक बार, तो महाराष्ट्र के नासिक में ही 1904 में इसी संगठन का नाम, इसी संस्था का नाम अभिनव भारत रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। ध्यान रखेंगे, मित्र मेला का नाम बदलकर ही अभिनव भारत रख दिया गया। 1899 मित्र मेला, 1904 अभिनव भारत। बहुत बढ़िया, ध्यान देखिए, अभिनव भारत बहुत पॉपुलर हो गया, अभिनव भारत संगठन बहुत पॉपुलर हुआ। विनायक दामोदर सावरकर की बारी थोड़ी सी बात कर लें तो वीर सावरकर ने, क्योंकि इटली के मेजनी से बहुत प्रभावित थे, इन्होंने लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वो हम लोग विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां, जो दूसरा चरण होगा ना, उसमें देखेंगे। तो लंदन में इंडिया हाउस में बैठ के 1857 पर किताब लिखी थी, और इन्हीं की किताब का नाम है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857। इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा कि किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर। किताब ही लिख दी, क्योंकि ये मेजनी से बहुत प्रभावित थे, तो मेजनी की जीवनी लिखने वाले भी है। ये सब यूपीएससी का सवाल है, आप देखेंगे तो आपको एकदम गजब लगेगा कि इतना आसान सर कर दिए। मेजनी की जीवनी भी विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 लंदन में ही लिखी। अगर हम बात करें 1910 की, तो क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर लंदन में बहुत सक्रिय हो गए थे, तो लंदन में प्रदर्शन भी करने लगे थे, तो पुलिस ने, क्योंकि इधर अभिनव भारत भी संस्था बहुत ज्यादा करने लग रही थी और हिंसा करने लगी थी, और पुलिस लंदन में भी विनायक दामोदर सावरकर को खोजने लगी। फाइनली 1910 में इनको लंदन में पकड़ लिया गया, और पानी वाले जहाज से पकड़ के भारत लाया जा रहा है। जब इनको भारत लाया जा रहा है, तुम देखो क्या जज्बा है यार।
बीच समुद्र में कूद गए जहाज से कि भाग जाएंगे, लेकिन अफसोस समुद्र में कितना देर भाग पाओगे, और फिर से पकड़ा गए और इनको जेल हुआ। आगे देखेंगे फिर कैसे छूटे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज यहां बची है, अभिनव भारत के सदस्य हैं, अभिनव भारत के ही सदस्य हैं, इनका नाम अनंत कनहरे। अनंत कनहरे, तुम लोग अनंत बोलते हैं तो अनंत सिंह सोचता है, अरे ये सब को छोड़ो, सब आलतू फालतू उल जुल को छोड़ो। शाम देखो, स्वयं अनंत कनहरे, नाम भूल गया, पूरा भारत भूलने लग रहा है। अभिनव भारत से, यही अभिनव भारत के सदस्य हैं अनंत कनहरे। और अनंत कनहरे को जरा देख लो, ये 21 दिसंबर का कहानी है, फोटो के अंदर चला गया होगा। 21 दिसंबर का कहानी है 1909। जैक्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन। जैक्सन बहुत ही ज्यादा इंडियन से नफरत करता था। जैक्सन जहां जाता था वहीं लिखता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर इक्वल, कुत्ते और भारतीय बराबर हैं। ये जैक्सन, ये भारतीय से बहुत नफरत करता था। और जैक्सन भाई को इनका फेयरवेल पार्टी था कि भैया अब आप डीएम बन गए, अब आपका विदाई समारोह है, होता ना रिटायरमेंट, विदाई समारोह में इनकी विदाई लगा दिए। सीधा गोली मारे जैक्सन को, और अनंत कनहरे को भी पकड़ लिया गया, और हमारे वीर फांसी पे चढ़ गए, फांसी पे। फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ना, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं है पानी है। अनंत कनहरे। आगे बढ़िए। अनंत कनहरे के बाद ये देखिए, महाराष्ट्र में आपने क्रांतिकारी सम्मेलन देख लिया। सबसे पहले आपने क्या देखा था, रामोसी विद्रोह, कृषक विद्रोह था, वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद आपने क्या देखा महाराष्ट्र में, बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी, इनकी पत्रिका का नाम, इन्हीं के केसरी पत्रिका में लिखे शिवाजी पर लेख से फॉर्म में आ गए चापेकर बंधु, और कमिश्नर रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी। चापेकर बंधु को क्योंकि फांसी की सजा हुई, लेकिन कवि को, लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक को भी अंग्रेजों ने पकड़ा, उल्टा उनका मान और बढ़ गया, लोकमान्य की उपाधि मिली। इसके बाद आपने देखा विनायक दामोदर सावरकर, 1899 मित्र मेला का स्थापना। फिर मित्र मेला का नाम ही 1904 में बदलकर क्या कर दिया गया, जल्दी बोलो, मित्र मेला का नाम बदलकर अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति की बात करेंगे, अभिनव भारत, सॉरी अनुशीलन समिति बोल रहे थे, अभिनव भारत। और अभिनव भारत की बात करेंगे तो अभिनव भारत से फिर जैक्सन हत्याकांड देखेंगे 1909 का, 21 दिसंबर 1909। और विनायक दामोदर सावरकर के बारे हम आपको बताए कि कैसे इन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, और कैसे ये जहाज से कूद के भागने की कोशिश में, लेकिन फिर पकड़े गए। अब हम लोग बात करते हैं बंगाल में। बंगाल में भी क्रांतिकारी विद्रोह। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंगाल में क्रांतिकारी विद्रोह 1870 से ही सक्रिय था। बंगाल के स्टूडेंट जो कलकत्ता में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, कलकत्ता, अरे इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब भी क्रांति आई है विद्यार्थियों ने ही लाई है, जब भी क्रांति आई है। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि तलवारों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। विद्यार्थियों ने क्रांति लाई बंगाल में, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पहली बार अनुशीलन समिति 1902, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना को लेकर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बीपीएससी की परीक्षा हो, दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, निश्चित रूप से। अच्छा बीपीएससी में तो अरवैध के पूछता है सब सवाल, अरवैध का मतलब होता है जबरदस्ती पूछेगा। अनुशीलन समिति की बात करें तो 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। देखिए कलकत्ता से थोड़ी दूर है मिदनापुर। 1902 में मिदनापुर में जब अभिनव भारत अनुशीलन समिति, अभिनव भारत महाराष्ट्र, अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता के पास थोड़ी दूर में है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा हुआ। ज्ञानेंद्र नाथ बसु 1902 ये संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही स्टैब्लिश किया। ज्ञानेंद्र नाथ बसु 1902 में ही कलकत्ता में अनुशीलन समिति के संस्थापक। देखो बात समझो, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु। मिदनापुर में संस्थापक कौन थे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अनुशीलन समिति के कलकत्ता में संस्थापक कौन थे, तो देखिए कलकत्ता में संस्थापक है पी मित्रा, प्रथम नाथ मित्रा पूरा नाम है। पी मित्रा ही एग्जाम में आता है, पूरा नाम है प्रथम नाथ मित्रा, लेकिन पी मित्रा ही आपको पूछा जाएगा। तो पी मित्रा
पी मित्रा ने कलकत्ता में जब स्थापना किया तो इनके साथ कई सारे समर्थक भी थे, और इनके समर्थकों में ध्यान देंगे, थोड़ा सा पसीना चल रहा है, इनके समर्थकों की अगर बात करें तो इनके समर्थक में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। देखिए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। बाघा जतीन, टाइगर जतीन, टाइगर बाघ। और दूसरे बरिंद्र नाथ घोष। अरे उबाल लाओ, सीधा बैठो, मेहनत करने से सफलता मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? क्या किसी भी धर्म में बता दो जिसमें कहा गया कि कर्म का फल नहीं मिलेगा? मिलना ही है, कर्म करो, सीधा बैठो और एकदम याद करो कि अगर मिदनापुर बोला जाए तो कौन संस्थापक हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु। लेकिन अगर हम कलकत्ता बोलेंगे तो प्रथम नाथ मित्रा, पी मित्रा, और इनके साथ कौन है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, बरिंदर नाथ घोष, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के छोटे भाई हैं अरविंद घोष, अरविंदो घोष इन्हीं के छोटे भाई हैं, इनको घोष ब्रदर्स कहा जाता था। खैर 1906 में, देखो इंपॉर्टेंट है, 1902 में मिदनापुर, 1902 में कलकत्ता, और 1906 में बांग्लादेश, जो अब हो गया, पहले पूर्वी बंगाल था, वहीं उसकी राजधानी ढाका, ढाका में पुलिन बिहारी दास। देखो ये बिहारी नहीं है, नाम में बिहारी है, नाम में तो कृष्ण भगवान के भी बिहारी है, वो तो पूरे दुनिया के हैं। खैर यहां बात करते हैं पुलिन बिहारी दास। 1906 ढाका में पुलिन बिहारी दास 1906 में अनुशीलन समिति की स्थापना की। देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से क्या बनता है, बीपीएससी में बार बार आता है कि अनुशीलन समिति क्या पटना में था, बिहार में था? तो हां, अनुशीलन समिति के पटना में संस्थापक, और पटना में कब हुआ? तो 1913 पटना, और पटना में संस्थापक सचिन सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल या सचिन सन्याल भी बोलते हैं। देखिए अनुशीलन समिति से इतना सवाल पूछ सकता है आपसे, अनुशीलन समिति से ही यह सवाल आता है। अनुशीलन समिति की बात करें तो एक बार जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। अनुशीलन समिति बंगाल में स्टार्ट हुआ। अनुशीलन समिति 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, 1902 में ही कलकत्ता में पी मित्रा, इनके समर्थक कौन है? बरिंदर नाथ घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, और 1906 में ढाका में करने वाले अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले पुलिन बिहारी दास। वहीं पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन है? सचिन सन्याल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में 4 से 5 बार इन पर सवाल आया है, तो ये देख लीजिए सचिन नाथ सन्याल को। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करें तो अनुशीलन समिति के सदस्य में अभी हम आपको बता चुके हैं कि अनुशीलन समिति के सदस्य की बात करें कलकत्ता, तो कलकत्ता में जो अनुशीलन समिति है ना वो ज्यादा सक्रिय है, लेकिन ज्यादा संगठित कौन है? तो ज्यादा संगठित पुलिन बिहारी दास वाला है, लेकिन ज्यादा लोग सक्रिय हैं कहां? कलकत्ता वाले। तो कलकत्ता में बरिंदर नाथ घोष, इन्हीं के छोटे भाई कौन? जल्दी बोलो, अरविंद घोष, और भूपेंद्र नाथ दत्त। इन दोनों ने अनुशीलन समिति के अंदर ही अप्रैल 1906, देखो यहां डेट लिखना हम भूल गए, लेकिन आप एकदम याद रखेंगे, खूब सवाल पूछता है बीपीएससी में। अप्रैल 1906, अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्य बरिंदर नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पार्टी, देखो इसको जुगांतर भी बोलते हैं, जॉ भी बोल सकते हैं, जुगांतर भी बोल सकते हैं, युगांतर पार्टी या जुगांतर पार्टी की स्थापना की। बंगाली है ना तो युगांतर पार्टी की स्थापना करी। युगांतर पार्टी के सदस्यों ने एक साप्ताहिक पत्रिका चलाई जिसका नाम है युगांतर पत्रिका। इंपॉर्टेंट बात है, युगांतर पार्टी में सबसे ज्यादा सक्रिय जो मेन फॉर्म में है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। अभी हम बोले आपसे बाघा जतीन, ये बंगाल में जिए, बंगाल में जिंदा रहे और उड़ीसा में मरे। ये गोली लग गई थी, अंग्रेजों की गोली। ध्यान दीजिए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतीन के नाम से जाने जाते हैं, युगांतर पार्टी में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। सवाल पूछा गया है, युगांतर पार्टी ने ही साप्ताहिक पत्रिका कौन सी चलाई? युगांतर पत्रिका। इंपॉर्टेंट बात है कि युगांतर पत्रिका वैसी पत्रिका है जो युवाओं में जोश भरती है, युवाओं में जोश भरती है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, अच्छा युगांतर पत्रिका के बारे में बता दे पहले। युगांतर पत्रिका जब छपने लगी थी उस समय बरिसाल कलकत्ता में एक जगह है जहां के मुस्लिम बरिसाल मुस्लिम कहलाते हैं। तो बरिसाल मुस्लिमों पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया था, क्योंकि वो भी समर्थन में थे, स्वदेशी आंदोलन के भी समर्थक में वो रहे हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि कौन से मुस्लिम स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में रहे, तो बंगाल में सिर्फ बरिसाल मुस्लिम ही स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में रहे। तो यहां बात देखेंगे, बरिसाल मुस्लिम
जब समर्थन में थे तो अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया, अत्याचार किया, और इन्हीं के एवज में बाघा जतिन नाथ मुखर्जी ने, बाघा जतिन ने युगांतर पत्रिका में लिखा कि लोगों की मदद लोगों को ही करनी होगी। भारत में 30 करोड़ लोग हैं, ये 30 करोड़ लोगों के पास 60 करोड़ हाथ है, और अगर ये 60 करोड़ हाथ एकता के साथ आगे बढ़े तो इन गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों की हिम्मत नहीं कि भारत में टिक पाए। ये बाघा जतिन। युगांतर पत्रिका के सारे लेख जो कि युवाओं को प्रेरित करते थे, उस सब को एक किताब में समेट दिए, और उस किताब का नाम है मुक्ति कोन पाथे। मुक्ति कोन, पाथे मतलब रास्ता हुआ, किस रास्ते मुक्ति होगा, कौन पाथे, मुक्ति कौन पाथे युगांतर पत्रिका की सभी लेखों का संग्रह है, किताब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो यस, अब आप देख चुके हैं, ध्यान दीजिए, आप देख चुके हैं, अच्छा ये छूट गया था क्या, इसके बाद ये देखिए, ये छूट गया था थोड़ा सा, इसको देख लीजिए। युगांतर समूह में कुछ लोग और सक्रिय हैं, युगांतर समूह में ही, और अनुशीलन समिति के ही सभी सदस्य हैं युगांतर समूह में। और युगांतर समूह में जो सक्रिय हैं इनका नाम देखिए। सचिन सन्याल, अभी आपको बताए थे, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913। रास बिहारी बोस, बाबा रास बिहारी बोस और हेमचंद्र कानूनगो। देखो हेमचंद्र कानूनगो तो अनुशीलन समिति की जान थे। हेमचंद्र कानूनगो विदेश की यात्रा करते थे हेल्प लेने के लिए, सदस्य सहायता प्राप्त करने के लिए, क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने के लिए। बम बनाना सीख गए थे। हेमचंद्र कानूनगो को सब बम विशेषज्ञ बोलते थे, बम विशेषज्ञ। और जो आप रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल को देख रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में सक्रिय थे। दिल्ली में सबसे ज्यादा सक्रिय थे रास बिहारी बोस। आगे बताएंगे हम आपको रास बिहारी बोस ने कैसे दिल्ली षड्यंत्र अंग्रेज ने उन पे फंसाया और वो फाइनली जापान चले गए। खैर, तो रास बिहारी बोस। युगांतर समूह की एक और घटना देखिए, 1907 में ही 2 घटना को अंजाम देना चाहा। एक तो गवर्नर फुलर, ये फुलर बहुत खचरा था, फुलर इतना खचरा था कि भारतीय को देखना ही नहीं चाहता था। गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास किया लेकिन वो फेल हो, नहीं मरा, बच गया। गोली छोड़ा, पिछुए गोली चल गया। अरे भारतीय गन मेड था, मुंगेरिया मेड गन होगा। खैर, मजाक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के ही बच गए। अगर इसके बाद की बात करें तो एंड्रयूज फ्रेजर, देखो फ्रेजर आपको याद होगा, फ्रेजर वही है जो लॉर्ड कर्जन के समर्थक में, मतलब इन्हीं का दिमाग था बंगाल विभाजन का। तो इनको, फ्रेजर को भी मारने का कोशिश किया गया। फ्रेजर को कैसे मारने की कोशिश किया, ये ट्रेन से आ रहे थे, बोले कि इसको कैसे मारा जाए, तो देख लो युगांतर समूह को, कितना वीर जवान है साहब। इन्होंने क्या किया, ट्रेन का पटरी ही उड़ा दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्राइवर को पता चल गया और रोक दिया, बच गया। ये हो फ्रेजरवा भी बच गया, लेकिन प्रयास हुआ। 1908 में आप देखेंगे पुलिन बिहारी दास, याद है ढाका वाले, अरे अभी तुरंत बताए थे। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में पुलिन बिहारी दास, और पुलिन बिहारी दास ने, ढाका के पास एक जगह स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, नाम है बर्रा। बर्रा ट्रेन डकैती, क्या पूरा ट्रेन ही लूट लिया, बर्रा ट्रेन डकैती। अंग्रेज तिलमिलायल है कि कौन ऐसे कर रहा है। अनुशीलन समिति क्या, अभी हम बता रहे हैं, सब गुप्त संस्था है, पता चल ही नहीं रहा था। करने से युगांतर पत्रिका निकल जाता है, करने से अनुशीलन समिति की स्थापना होने लग रही है, कौन कौन सदस्य, कुछ नहीं पता चल रहा। अभी आप देखेंगे 1908 में कलकत्ता में क्या हो रहा है। 1908 तक कलकत्ता में एक दंडाधिकारी है, दंड अधिकारी, आप जानते हैं दंडाधिकारी, दंडाधिकारी का नाम है किंग्सफोर्ड, कलकत्ता में। ये इतना खचरा है कि भारतीय को छोटा से छोटा जुर्म किया है, बड़ा से बड़ा हाई पावर का सजा देता था, फांसी पर लटका देता। अंग्रेज ये ऐसा किंग्सफोर्ड है, दंडाधिकारी है, एकदम भारतीय को देखना नहीं चाहता है। अब क्योंकि इस तरह का काम कर रहा है किंग्सफोर्ड, वाह, अंग्रेज अधिकारी इससे पूरा खुश है कि वाह ये ठीक कर रहा है भारतीय के साथ। अंग्रेज अधिकारियों ने किंग्सफोर्ड का प्रमोशन कर दिया, अंग्रेज अधिकारी ने किंग्सफोर्ड का प्रमोशन कर दिया। अब प्रमोशन करके बिहार के मुजफ्फरपुर में सेशन जज बना दिया, सेशन जज। मुजफ्फरपुर में जब सेशन जज बन के आए किंग्सफोर्ड, तो देख लो किंग्सफोर्ड, इसी को कहते हैं 1908, 30 अप्रैल को घटना हुई थी, 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड। आपसे मिलान करने देगा कि मुजफ्फरपुर का बम कांड से संबंधित कौन है, बर्रा ट्रेन डकैती संबंधित कौन है, अनुशीलन समिति संबंधित कौन है, मित्र मेला संबंधित कौन है, अभिनव भारत से संबंधित कौन है। तो हमको लगता है इस वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए, मुजफ्फरपुर बम कांड, हम आपको बताएं कि कलकत्ता का दंडाधिकारी
किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर का सेशन जज बना दिया गया, लेकिन कलकत्ता के अनुशीलन समिति के कार्यकर्ता जान रहे हैं कि किंग्सफोर्ड को नहीं छोड़ना। और इसी में आप देखेंगे कि दो युवा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी फॉर्म में, दोनों फॉर्म में है कि किंग्सफोर्ड को तो छोड़ना नहीं है। ये लोग मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को मारने का पूरा प्लान बनाए। 30 अप्रैल 1908 को आप जाएंगे मुजफ्फरपुर, जब जाएंगे ट्रेन से तो आपको एक स्टेशन मिलेगा पूसा, मुजफ्फरपुर पूसा, खुदीराम बोस पूसा, तो वहीं उसी जगह पे ध्यान दीजिए। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में कहा कि किंग्सफोर्ड को निपटाया जाएगा, लेकिन देखिए क्या हुआ। 30 अप्रैल को जब मुजफ्फरपुर से, उस समय बग्घी चलता था हॉर्स कार्ट, और इसी से आते थे कौन, किंग्सफोर्ड, मतलब जज है वो, सेशन जज, तो इसी से वो रोज आना है। पेड़ पर बैठा हुआ है, सोच लिया है कि आज बग्घी उड़ा देंगे, आज बग्घी। अच्छा, बग्घी घेरा हुआ रहता था, दिखता, ये सब घेरा हुआ है, दिखता नहीं था कि कौन आ रहा है कौन है नहीं है, अंदर पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ, अंदर बैठेगा किंग्सफोर्ड उस दिन। अच्छा, किंग्सफोर्ड एक मुजफ्फरपुर कोर्ट में ही एक व्यक्ति है, इनका नाम है मिस्टर कैनेडी, श्री कैनेडी, और कैनेडी हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से बड़ी हमदर्दी रखते थे, बड़ी हमदर्दी रखते थे। इंपॉर्टेंट यह है कि इस दिन जब 30 अप्रैल का बात है, किंग्सफोर्ड को उड़ाना है, तो किंग्सफोर्ड का किस्मत देखो कैसे साथ दिया, लक साथ दिया है। लक कैसे साथ दिया कि मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी दोनों बग्घी में बैठी है, और इन दोनों को क्या लग रहा है, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद चाकी को, कि आ रहा है किंग्सफोर्ड, उड़ा देंगे। इनको पता नहीं, अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, और ये बम गिरा दिए, टमटम उड़ गया। मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी गलती से मर गई, मर गए। मिस्टर कैनेडी भारतीयों से बड़ी हमदर्दी, ये हमदर्दी रखने वाले, ये भारतीयों से हमदर्दी रखते थे, और गलती से इन्हीं की पत्नी और इन्हीं की बेटी मर गई, किंग्सफोर्डवा बच गया। लेकिन इन दोनों को थोड़े पता है, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी को कुछ नहीं पता। ये दोनों बम पे पटक दिए और निकल गए कि जो हुआ गेले किंग्सफोर्डवा। आई दोनों ट्रेन पकड़ लिए मुजफ्फरपुर। जब ट्रेन पकड़ लिए और ट्रेन में बैठे हुए हैं, उस समय व्हाट्सएप पर नहीं चलता था, ट्रेन में बैठे हुए हैं, हल्ला आदमी हो रहा है कि किंग्सफोर्ड पर बम चला, बम चला। दोनों खुश है, ट्रेन में बैठे हुए हैं। जहां बैठे हुए हैं उसके ठीक सामने एक अंग्रेज का अधिकारी बैठा हो। अगला दिन सुबह का बात है, पेपर में छपा हुआ, अगला दिन सुबह पेपर में छपा हुआ अखबार में अधिकारी पढ़ रहा है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास असफल हुआ। मिस्टर कैनेडी जो भारतीयों से हमदर्दी रखते थे, उनकी पत्नी और बेटी नहीं रही। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों सुने की जा ई का हो गया, किंग्सफोर्डवा बच गया और गलती से मैम मर गई। हाव भाव से अंग्रेजवा पकड़ लिया कि अच्छा लगता है यही दोनों मारा, सामने बैठे हुए हाव भाव से पकड़ लिया, और अगला स्टेशन पर मारने का प्लान बनाया कि पकड़ा जाएगा प्रफुल्ल चंद चाकी। कुछ लोग कहते हैं कि डर से आत्महत्या, डर नहीं, जो जान पे खेल रहे हैं उनको डर क्या चीज का, आत्मग्लानी, निर्दोष की हत्या, आत्मग्लानी से सुइसाइड कर ली, आत्महत्या। ये 18 साल का बच्चा, ये खुदीराम बोस 18 साल, 18 इयर्स, इसको अंग्रेजों ने फांसी दिया है 11 अगस्त, 30 अप्रैल का तो घटना है, 11 अगस्त 1908, और इनको फांसी दिया। इंपॉर्टेंट है, सबसे युवा क्रांतिकारी जिनको फांसी हुई खुदीराम बोस, गीता हाथ में लेके मरे थे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किंग्सफोर्ड 1908 में जब पकड़े गए, अब खुदीराम बोस को फांसी हुई, लेकिन इनसे पता चला कि अनुशीलन समिति के ये लोग सदस्य हैं। अनुशीलन समिति की खोज होने लगी कि कहां है ये। पटना में भी इसका संस्था है, ढाका में भी है, मिदनापुर में भी है, कलकत्ता में, पूरा खोज होने लगा। अप्रैल में ये लोग ऐसा किए हैं, और मई में पूरा अप्रैल में 31 अगला दिन पकड़ा ही गए थे। मई में पूरा खोज हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या हुआ? अलीपुर, देखो अलीपुर क्या है, कलकत्ता का ही, आज कलकत्ता जिसको कह रहे हो ना, उसी का पहले नाम अलीपुर था।
सिराजुद्दौला के समय अलीनगर था, ये अब अलीपुर हो गया, बाद में कलकत्ता हो। तो अलीपुर यानी कलकत्ता षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस। देखो हुआ क्या, मई में जब अंग्रेज तलाश कर रहे हैं कि कहां से ये अनुशीलन समिति ऑपरेट करता है, बम कहां से आता है इसको, हेमचंद कानूनगो बम विशेषज्ञ थे, खुद ही बम बना लेते थे। और ये जो घोष ब्रदर तुमको हम बार बार कह रहे हैं, बरिंद्रनाथ घोष और अरविंद घोष, ये घोष ब्रदर्स, घोष बंधु, बरिंद्रनाथ घोष और अरविंद्रनाथ घोष, अरविंद घोष। अरविंद घोष वही आदमी है जो कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए थे 1905 में, 1906 में। खैर, अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, इन दोनों के घर में, घोष ब्रदर के घर में ही बम बनाने का फैक्ट्री चल रहा है। किसी को पता नहीं, गुप्त संस्था। मई 1908 में हुआ क्या, 4, 5, 6 मई का घटना है, 4, 5 या 6, तीनों में से कोई नहीं, मतलब तीनों में से किसी एक दिन का घटना, कंफर्म नहीं, कोई इतिहासकार कंफर्म नहीं है। उसी दिन क्या हुआ, मई 1908 में घड़े में बम फट गया, बम बनाने में फट गया। बम बनाने में जब फट गया तो अंग्रेज पूरा चेकिंग में आए कि अरे ये बम कहां से फट गया है, बम कहां फटा, जरा देखा जाए। जब अरविंद घोष और बरिंद्र घोष के घर में छापा पड़ा तो देखा यहां तो भयंकर फैक्ट्री है बम बनाने वाला। अब अरविंद घोष, बरिंद्र घोष और हेमचंद कानूनगो, सत्येंद्र चाकी और नरेंद्र गोसाई, इन सबको ऐसे 34 लोगों को पकड़ा गया था। इंपॉर्टेंट का नाम लिखे हैं, 34 लोगों को पकड़ा गया, सबको अरेस्ट किया गया कि चलो मुकदमा चलेगा। 1 साल मुकदमा चला है, मई 1908 से मई 1909 तक। देखिएगा 1 साल मुकदमा चला है दोस्त। कौन सा मुकदमा, कलकत्ता षड्यंत्र या अलीपुर षड्यंत्र। देखिएगा आप घटना चक्र से क्वेश्चन बनाइए या किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक जो आईएएस पीसीएस में आते हैं, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बना के आप खुश हो जाएंगे कि वाह अब क्रांतिकारी समझ में आ रहा है। एक बार थोड़ा और, बस 1 मिनट और साथ दे दीजिए, ध्यान दीजिए। अलीपुर षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो 1 साल मुकदमा चला और सबको पकड़ा। जब सबको पकड़ाया गया, सब पकड़ाए हैं, सब पकड़ाया, अरविंद घोष, बरिंद्र घोष, सत्येंद्र चाकी, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद कानूनगो, सब पकड़ाए। और पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने इन पर मुकदमा चलाया। लेकिन इंपॉर्टेंट देखोगे कि इनकी मार ऐसी हुई, इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि नरेंद्र गोसाई पिघल गए, इन नहीं सह सके, इन्होंने सब कबूल दिया कि हम बताते हैं, आप तो खाली बम बनाने वाला फैक्ट्री देखें। असलियत यह है कि 1907 में जो फ्रेजर को मारने के लिए, याद होगा अभी तुरंत बताएं, फ्रेजर को मारने के लिए पटरी उड़ा दिए थे, वो हम ही सब उड़ाए थे। इतना ही नहीं, बर्रा ट्रेन डकैती पुलिन बिहारी दास हमारे आदमी। इतना ही नहीं, 1907 में जो हम लोग गवर्नर को मारने का असफल प्रयास किए, वो भी हम ही किए थे। इतना देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड भी तो हम ही से रिलेटेड है। सब कबूल दिया नरेंद्र गोसाई, सरकारी गवाह बन गया। देख लो गद्दार को, गवाह, सरकारी गवाह बन गया। इतना मारे हैं अंग्रेज इनको कि हॉस्पिटलाइज्ड, और हॉस्पिटल में जाके सब कबूल दिए, सबको फांसी होने वाला है। यही चीज बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे सत्येंद्र चाकी को, बोले उसका इतना हिम्मत, सरकारी गवाह बन गया। क्या यही भारत माता के खून का इसका परिणाम दिया, ही भारत माता के नमक का परिणाम दिया, सरकारी गवाह बन जाएगा। और सत्येंद्र चाकी आपस में जेले में प्रोग्राम फिट किए कि मारो सब मिलके हम ही को, सब मिलके सत्येंद्र चाकी को मारा। सत्येंद्र चाकी का कपार कान फाड़ दिया। कपार कान फटने के बाद ये भी वही हॉस्पिटल में, वही नरेंद्र गोसाई के बेड के बगल वाला बेड पे भर्ती हुए। और इनका टारगेट भर्ती होना नहीं था, इनका टारगेट था कि नरेंद्र गोसाई तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र गोसाई की वही हत्या कर दी गोली मार के। इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ नरेंद्र गोसाई की नहीं, जो सरकारी प्रोसिक्यूटर था, वकील, उसको भी मार दिया। जो इंस्पेक्टर था उसको भी मार दिए। सत्येंद्र चाकी, देख लो जी फॉर्म में, सरकारी गवाह बन रहे हो। नरेंद्र गोसाई की तो हत्या सत्येंद्र नाथ चाकी नहीं कर दिया, लिख दिया हत्या। इसके बाद आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सब पर मुकदमा चलाया गया। अनुशीलन समिति के सारे सदस्य जो पकड़ाए थे, 17 सदस्य को फांसी दिया गया। 17 सदस्य को
इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है, बरिंद्रनाथ घोष के छोटे भाई अरविंदो घोष को रिलीज किया गया। ये बाइज्जत बरी हुए। इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बरी नहीं हुए। जो मुकदमा चल रहा है ना, इसमें 1 साल लड़े हैं, एरी चोटी का जोर लगा दिया। चित्तरंजन दास हमारे बिहार के, हमारे चित्तरंजन दास ने एरी चोटी का जोर लगा के अरविंद घोष को बचा लिया। और अरविंद घोष 1909 में जब मुकदमा से रिलीज हुए अलीपुर षड्यंत्र से, इसके बाद ये निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगे। निष्क्रिय प्रतिरोध आगे बताएंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध देखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, 1907 से 1917 पहला क्रांतिकारियों का प्रथम चरण भारत में। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, 1912 23 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली बम कांड सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों सर इंपॉर्टेंट इतना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें वायसराय पर हत्या का मुकदमा है, कोशिश किया गया वायसराय। देखिए 1910 से 1916 तक वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 तक वायसराय हैं। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार लगा है, आपको याद होगा। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैडम मैरी आई थी। जॉर्ज पंचम ने आदेश दिया कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, राजधानी शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाया जाए। और देखेंगे दिसंबर में ये शिफ्ट का डिसीजन लिया गया। 1912 में, अगले साल 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। अब तुम ही सोचो, पटना से राजधानी मुंगेर कर दे तो मुंगेर वाला तो खुश होगा, पटना वाला तो दुखी होगा कि हमारे यहां इतना डेवलपमेंट था, सब कम हो जाए। वैसे ही कलकत्ता के अनुशीलन समिति फिर फॉर्म में आ गया। अच्छा, कलकत्ता में जो पैसा आ रहा है सब दिल्ली ले जाना चाहते हो, क्रांतिकारियों को कमजोर करना चाहते हो, तुमको समझा दे। अनुशीलन समिति के सदस्य मेन रास बिहारी बोस, सब वीडियो में बताए हैं, 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। रास बिहारी बोस आपको बताए थे, रास बिहारी बोस दिल्ली, यूपी, पंजाब और में सक्रिय थे, सबसे ज्यादा दिल्ली में सक्रिय थे। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में यह अनुशीलन समिति के ही सदस्य हैं। और 1911 में जब दिल्ली से कलकत्ता, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय है, अपना पत्नी के साथ सपत्निक हाथी पे बैठ के दिल्ली में जुलूस निकाल रहा है। लाल किला के सामने चांदनी चौक पर जुलूस निकाल रहा, हाथी पर बैठा हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि इसको भी पता है हार्डिंग द्वितीय को कि हो सकता है कि हम पे क्रांतिकारी हमला हो जाए, हो सकता है ऐसा हिंसात्मक विद्रोह हो सकता है। तो इसने क्या किया, इनका देखिए जुलूस का गजब का कारनामा है। जुलूस में कहा कि चांदनी चौक पर सिर्फ महिलाएं आएंगी, पुरुष पीछे से रहेंगे, एहतियात बरत रहे हैं, सेफ्टी पर्पस। पुरुष पीछे रहेंगे, महिलाएं आगे रहेंगी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का स्वागत करने के, पुरुष नहीं आ सकते। और हमारे रास बिहारी बोस तो दिमाग लगा दिए। रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारियों को कहा, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है बसंत कुमार बिश्वास, हालांकि फांसी इन चारों को हो गई। बसंत कुमार बिश्वास, अवध बिहारी, अमीर चंद और भाई बाल मुकुंद। भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार बिश्वास औरत का ड्रेस पहनकर आगे आ गए। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में इनका जुलूस निकल रहा हार्डिंग द्वितीय का चांदनी चौक पर, और औरत का साड़ी उड़ी पहनकर बसंत कुमार बिश्वास पूरा घूंघट लेके आगे हैं कि आओ समझा दे, पुरुष को नहीं आने दे रहा था। और जैसे ही चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जुलूस निकला, बसंत कुमार बिश्वास ने फेंक दिया। लेकिन साड़ी पहने थे, पुरुष थे, कभी साड़ी पहने नहीं थे, एकदम नया नया, मतलब पहली बार, नया नया क्या, पहली बार साड़ी पहने थे। सही से इनका हाथ नहीं जा पाया निशाना पर, हाथी पे तो लगा जिसपे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, उन पे लगा, महावत मर गया, 3-4 गो अंग्रेज और मर गया। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गिर गया हाथी से, मरा नहीं, विक्षिप्त हो गया, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। थोड़ा देर बाद होश आया और वायसराय पर बम कांड हुआ है, दिल्ली बम कांड। पूरा का पूरा तुम देखोगे पुलिस फोर्स लगा, और बसंत कुमार बिश्वास, अवध बिहारी, अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, ये चारों जो षड्यंत्र में शामिल थे, इनको पकड़ लिया गया। जब रास बिहारी बोस, यही रास बिहारी बोस है हमारे,
इनको पता चला तो ये समझ गए कि अच्छा गिरफ्तार अगर हो गए तो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, यहां से निकलना पड़ेगा, और ये जापान चले गए और जापान से ही क्रांतिकारी गतिविधि शुरू रखे। ध्यान इसको इनको एकदम याद रखिएगा। बाद में आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से जुड़ेंगे, इन्हीं से जुड़ते हैं, तो पूरा कंप्लीट याद रखिएगा। ये रास बिहारी बोस जापान चले गए, जापान फरार हो गए और इन चारों को फांसी हो गया। ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण था 1907 से लेकर 1917 तक। अगली वीडियो में हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, आहा, इन सबको पढ़ेंगे। और फिर एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम लोग भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसमें आप मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के बारे में 1907, गदर पार्टी 1913 की बात करेंगे, वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे सुना।